नमस्कार, सुमेश गितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग को स्वागत है। मैं सुमेश कुमार गितोड़े एमएससी मैथ्स बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो पात्रता परीक्षा सीजी सेट क्वालिफाई किया हूँ, टीचर बनने की पात्रता परीक्षा सीजी टेट भी क्वालिफाई किया है। एक बार मैंने रेलवे का एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का मेंस भी दिया है। सीजीपीएससी मेंस 5 बार दिया है और अभी सीजीपीएससी मेंस 2019 के लिए भी मैं क्वालिफाई हुआ हूँ। और सीजी व्यापम के जरिए अभी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर मैथ्स के पोस्ट पर मैं सिलेक्टेड हूँ और वर्तमान में मैं अभी सीजी व्यापम के जरिए ही हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट कॉलेज में लैब टेक्नीशियन के पोस्ट पर मैं पोस्टेड हूँ। इस प्रकार कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं का मुझे अनुभव है, जिसके आधार पर मैंने ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको मार्गदर्शन प्रदान करेगा। छत्तीसगढ़ के अलग अलग टॉपिक पर मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। यदि आप उन्हें देखना चाहें तो वो वहां से लिंक से आप देख सकते हैं और पसंद आए तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके भी मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मैंने डेली करंट अफेयर्स और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल भी ओपन किया हुआ है, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया है। यह जो वीडियो लेक्चर है सीजीपीएससी प्री मेंस सीजी व्यापक एसआई एसीएफ जितने भी छत्तीसगढ़ के लोकल एग्जाम है उन सब के लिए एक मार्गदर्शन वीडियो लेक्चर है। आज हम वीडियो लेक्चर में छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। आज की इस सीरीज में हम देखेंगे कि 243 एफ जिसमें पंचायत सदस्यों के लिए निर्भरताएं दी गई है और 243 जी जिसमें उनके शक्ति प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। इस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे और ये जो वीडियो लेक्चर है एक एक पॉइंट इसमें बिल्कुल आप याद रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे अधिकतर प्रश्न पूछे गए हैं अब तक एग्जाम में। 243 एफ में जो कि पंचायती राज का प्रमुख अनुच्छेद है उसमें पंचायत सदस्य बनने के लिए उनके अर्हता या निर्धारिताएं निर्धारित की गई है। उसको देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है उम्र उसकी 21 वर्ष होना चाहिए। याद रखेंगे जो भी पंचायत प्रतिनिधि है उसके लिए 21 वर्ष का होना आवश्यक है। और हम जानते हैं कि 18 वर्ष पर मतदाता सूची में नाम दर्ज होता है और एक बात और है कि वो जहां से वो पंचायत प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हुआ है वहां की मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज होना आवश्यक है। उसके बाद है सरकारी पद धारण न करता हो। कोई भी पंचायत पदाधिकारी यदि उम्मीदवार है तो वो सरकारी कर्मचारी नहीं हो सकता। साथ ही साथ लाभ का पद धारण न करता हो, मतलब वो किसी भी सरकारी संस्था में सभापति या उप सभापति के पद पर न हो, न ही किसी प्रकार का पंचायत का शेयर और डिबेंचर धारी हो, तो ये लाभ का पद भी इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद है न्यायालय द्वारा दिवालिया या विक्षिप्त घोषित न किया गया हो। ऐसे उम्मीदवार भी अपात्र होते हैं जो न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिए गए हो या विक्षिप्त घोषित कर दिए गए हो। इसके बाद पंचायत देयता न हो। पंचायत में किसी प्रकार का देनदारी नहीं होना चाहिए, बकाया राशि उसका नहीं होना चाहिए। तो यह भी एक प्रमुख शर्तें हैं पंचायत प्रतिनिधि होने के लिए। न्यायालय द्वारा सजा न दिया गया हो। साथ ही साथ कोई आपराधिक मामला में न्यायालय द्वारा सजा याफ्ता न हो। मान लीजिए किसी को 6 महीने से अधिक की सजा दी गई है तो सजा याफ्ता के बाद 5 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता, ऐसा प्रतिबंध इस पंचायती राज अधिनियम में कहा गया है। उसके बाद साक्षर होना चाहिए। साक्षरता की बात की गई है, खासकर पंचायत स्तर में 5वीं और 8वीं स्तर तक कहा गया है, लेकिन यह अनुसूचित क्षेत्रों के लिए यह लागू नहीं होता। और साथ ही साथ 30 साल की उम्र के अधिक यदि कोई उम्मीदवार है तो उसके लिए भी लागू नहीं होता। यदि कोई पंचायत पदाधिकारी चुना जाता है तो 1 साल के अंदर उसके घर में जल वाहित शौचालय होना अनिवार्य है। यदि वो नहीं बनवा पाता तो उसको बर्खास्तगी कार्रवाई भी की जा सकती है। वो सांसद नहीं होना चाहिए, ना ही विधायक होना चाहिए और ना ही किसी प्रकार का अतिक्रमण धारण किया गया हो पंचायत के रूप में, किसी प्रकार का अतिक्रमण उसके द्वारा न किया गया हो। तो इस प्रकार से ये कुछ शर्तें हैं जिसके आधार पर कोई भी पंचायत प्रतिनिधि के रूप में उम्मीदवारी के रूप में खड़ा हो सकता है। तो इन शर्तों को भी आप बिल्कुल याद रखेंगे एक एक पॉइंट, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ऐसे पॉइंट पूछे जाते हैं। उसके बाद है 243 जी जिसमें हम देखेंगे पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व क्या क्या है, इसका वर्णन किया गया है। यहाँ पर इनके कार्य के बारे में जैसे पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद और जिला, इनका कार्य भी अलग अलग बताया गया है। जैसे ग्राम पंचायत में धारा 49 के तहत आपका ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्यों को वर्णन किया गया है। जनपद पंचायत के कार्यों का वर्णन धारा 50 में किया गया है और जिला पंचायत के कार्यों का वर्णन धारा 52 में किया गया है। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन से प्रमुख धाराएं हैं, उनका दायित्व है और शक्तियां प्राप्त हुई है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पंचायत।
पंचायत में सबसे पहले देखते हैं पशुवध विनियमन, मतलब पशुवध को पर कंट्रोल करना, ये भी एक ग्राम पंचायत की प्रमुख जिम्मेदारी है। पर्यावरण नियंत्रण करना, पर्यावरण को नियंत्रित करना, उसके लिए उपाय करना, यह भी एक प्रमुख जवाबदारी है पंचायत की, जिसमें वृक्षारोपण वो उनके द्वारा किया जा सकता है। कोई कारखाना वगैरह यदि स्थापित है वहां पर, तो वहां से होने वाले प्रदूषण के संबंध में निराकरण के उपाय भी उनके लिए भी प्रयास करना है। भवन परिनिर्माण, विभिन्न प्रकार के आवश्यक भवनों पर निर्माण करने की जिम्मेदारी आपका ग्राम पंचायत को है। साथ ही साथ सड़क बनाने की जिम्मेदारी भी दी गई है उनको। उसके बाद बाजार हाट बाजार लगवाने की जिम्मेदारी भी आपका ग्राम पंचायत का है, और उन बाजारों के एवज में वो टैक्स भी लगा सकता है, टैक्स वसूल भी सकता है और नहीं भी, दोनों कंडीशन है उसके लिए पंचायतों के लिए। साथ ही साथ पानी की व्यवस्था करना भी पंचायतों के लिए महत्वपूर्ण है, और यदि वो पानी उपलब्ध करा रहा है उससे अनुरूप वो टैक्स भी ले सकता है। उसके बाद है जन्म मृत्यु का पंजीयन करना, एक प्रमुख दायित्व है पंचायत का, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है सचिव। उसके बाद है जो भी जितने भी पंचायत के अंदर निःशक्त या निराश्रित व्यक्ति है उनको सहायता उपलब्ध कराना, ये भी पंचायत की प्रमुख जवाबदारी है। उसके बाद है कर लगाना, प्रकाश की व्यवस्था करना, लाइटिंग व्यवस्था करना, ये भी आपका पंचायत की प्रमुख जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है। अतिक्रमण हटाना, यदि पंचायत स्तर पर कहीं अतिक्रमण किया गया है तो उसको भी हटाने के लिए गांव का सहयोग करके, ग्राम सभा का सहयोग करके, साथ ही स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर उसको निराकरण के उपाय सुझाता है। उसके बाद है लेखा संधारण, पंचायत के जितने भी लेखा हैं उसका संधारण करना भी एक प्रमुख जिम्मेदारी है पंचायत का, जिसमें सरपंच प्रमुख मुखिया होता है। उसके बाद है पंचायत के बीच समन्वय स्थापित करना, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनकी, जो कि पंचायत है उनके बीच समन्वय, साथ ही साथ ग्रामीण जो वरिष्ठ हैं या ग्रामीण जनता है उनकी समस्या है उन सब के बारे में नियंत्रण करना और समन्वय स्थापित करना प्रमुख एक कार्य है ग्राम पंचायत का। ग्राम सभा का आयोजन करना, ग्राम सभा का विधिवत जो आयोजन होता है, जो नियम में लिखा हुआ है उसके अनुरूप वो आयोजन करता है, वहाँ विभिन्न प्रकार के योजनाओं को स्वीकृति देता है, हितग्राहियों का चयन करता है, ये सब का अपना ग्राम पंचायत का है। उसके बाद स्वच्छता एक प्रमुख बिंदु है कि आपका जो ग्राम पंचायत हो किस प्रकार स्वच्छ रहेगा, इसके उपाय भी वो सुझाएगा, उसके अनुरूप कार्य करेगा। साथ ही साथ महिला और शिशु, जो गर्भवती महिला है और शिशु है उसको टीकाकरण के लिए भी वो मुनादी कराएगा और उनकी व्यवस्था करवाएगा। उसके बाद है दहेज प्रथा और बाल विवाह पर रोक, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि वो पंचायत की जिम्मेदारी है कि कहीं उनके नॉलेज में कोई यदि दहेज प्रथा का केस आता है तो उस पर वो नियंत्रण करे और बाल विवाह को रोकने का पूरा जिम्मेदारी भी उनकी बनती है। वृक्षारोपण है जो जिससे हरियाली रहे, प्रदूषण नियंत्रण रहे और पर्यावरण नियंत्रण एक प्रमुख कार्य है ही इनका। साथ ही साथ योजना है तो मापदंड के अनुसार हितग्राहियों का चयन, मतलब जो गवर्नमेंट की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं तो जो उसके मापदंड है उसके अनुरूप हितग्राहियों का चयन करता है ग्राम सभा के माध्यम से, तो यह भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनकी कार्य है। और मद्य निषेध, मतलब मद्यपान का निषेध करना, गाँव में जो कच्ची शराब बनती है वो उन सब का विरोध करना, उसको बंद करवाना, ये भी आपका बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है पंचायत की। तो इस प्रकार ग्राम पंचायत में इतने बिंदु आते हैं जिसको आपको बिंदुवार देखना है। इसके बाद जनपद पंचायत में देखते हैं जनपद पंचायत का क्या क्या उत्तरदायित्व, शक्ति या अधिकार उसको मिले हुए हैं। साथ ही साथ पंचायत को ये भी है कि जो शास्त्री जो दंड है, दंड देने का भी अधिकार है, याद रखेंगे पंचायत को, उसमें कुछ निश्चित शुल्क वगैरह शास्त्री या दंड के रूप में लिया जाता है। शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व जनपद पंचायत में देखते हैं एकीकृत ग्रामीण विकास के अंतर्गत जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन सब योजनाओं को लागू करवाना, ये प्रमुख जिम्मेदारी। प्रौढ़ शिक्षा, जो वयोवृद्ध है उनके शिक्षा के लिए प्रबंध करना, यह भी जिम्मेदारी है, लास्ट टाइम एग्जाम में आया था। संचार, एक समिति भी है इनका, संचार और संकल्प समिति, उसके अनुरूप ये कार्य करने के लिए इनका जवाबदारी है। उसके बाद मेला का आयोजन करना और साथ ही साथ उस मेला पर टैक्स लेना, व्यवस्था करना, ये सब जिम्मेदारी भी आपका जनपद पंचायत का है। कुटीर उद्योग की स्थापना के लिए उनको अवसर देना, ये भी उनकी प्रमुख जिम्मेदारी है। साथ ही साथ एक सामाजिक वानिकी कार्यक्रम होता है जिसके अंदर वन विभाग यदि वन क्षेत्र में आता है तो उसका वन क्षेत्र के अंतर्गत वृक्षारोपण, उसका दोहन या फिर अन्य जो बातें हैं जिसमें अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, वो सब बिंदु इसके अंतर्गत आ जाते हैं। महिला, युवा एवं बाल कल्याण के विकास के लिए भी कार्य करना, ये भी प्रमुख जिम्मेदारी है आपका जनपद पंचायत का। विभिन्न प्रकार की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करता है, याद रखेंगे जनपद पंचायत जो अनुमोदन करता है ग्राम पंचायत, उसको स्वीकृति प्रदान करता है जनपद पंचायत।
उसके बाद प्राकृतिक आपदा नियंत्रण, जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, और या बरसात में किसी का घर क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो ये इस प्रकार का जो आपदा है उस पर नियंत्रण करने के उपाय भी आपका जनपद पंचायत करता है। साथ ही साथ तीर्थ यात्रा, आजकल गवर्नमेंट के द्वारा तीर्थ यात्रा योजना लागू की गई है, तो उसका जो कार्यान्वयन है वो जनपद पंचायत के माध्यम से होता है, जिनको अलग अलग इसमें ग्रुप में ले जाकर उनको तीर्थ यात्रा कराया जाता है। समन्वय एवं नियंत्रण, ग्राम पंचायत में और जनपद पंचायत के बीच समन्वय स्थापित करना ये प्रमुख जिम्मेदारी है, और साथ ही साथ ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखना भी जनपद पंचायत का प्रमुख कार्य है या उनका उत्तरदायित्व बनता है। तो इस प्रकार जनपद पंचायत के प्रमुख उत्तरदायित्व। इसी प्रकार जिला पंचायत को देखते हैं, जिला पंचायत में क्या क्या प्रमुख बिंदु है। सबसे पहले ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत का मूल्यांकन करता है। जिला पंचायत बड़ा निकाय है, उसके नीचे जो जो आते हैं जैसे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, उनका वो मूल्यांकन करता है, मॉनिटरिंग करता है, उनको मार्गदर्शन प्रदान करता है, उस पर नियंत्रण करता है। तो ये प्रमुख जिम्मेदारी उनकी। और साथ ही साथ इन तीनों के बीच समन्वय स्थापित करता है, ग्राम पंचायत, जनपद और जिला के बीच। योजना बनाने का मुख्य कार्य यहाँ है, जिला पंचायत में होता है। विभिन्न प्रकार की जो योजना है वहां बनाया जाता है, उनको फिर अनुमोदन के लिए गवर्नमेंट के पास भेजा जाता है, वहां स्वीकृत होकर आता है, तो फिर उसको फील्ड पे ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत को दिया जाता है। साथ ही साथ जितनी भी राशियां योजना से संबंधित आती है, उनके लिए जो राशि आती है उनका आवंटन भी करता है जिला पंचायत, ग्राम पंचायत को और जनपद पंचायत को। साथ ही साथ जो भी शिकायत है या अपील है उसको सुनने का भी वो उनका प्रमुख कार्य है जिला पंचायत का। अतिक्रमण हटाना ये भी उनका प्रमुख दायित्व है, और केंद्र या राज्य सरकार की योजना को लागू करवाना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कोई भी योजना यदि राज्य सरकार बनाती है तो उसको धरातल पर या फील्ड पर लागू करवाने की जिम्मेदारी जिला पंचायत की है, इसीलिए उसको एक नियंत्रणकर्ता कहा गया है, मार्गदर्शनकर्ता कहा गया है। तो इस प्रकार ये जिला पंचायत के प्रमुख उत्तरदायित्व, शक्ति और प्राधिकार हैं। और इस प्रकार और उनके शक्ति में ये भी शामिल है, यदि आप कोई भी कार्यक्रम कर नहीं पाते या फिर कुछ भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो उस पर वो शिकायत पर जांच का अधिकार भी जिला पंचायत को है, वो जांचकर्ता के रूप में जाते हैं और उनका फिर दंड का अनुशंसा भी करते हैं। इस प्रकार ये जो पंचायतों का प्रमुख दायित्व है, शक्ति है, अधिकार है, इस पर एक वीडियो लेक्चर था जो कि परीक्षक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक बिंदु पर आप इसको आप देखेंगे, क्योंकि इनसे प्रश्न लगभग परीक्षा में पूछे गए हैं अब तक, तो यही सब बिंदु से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप अवश्य ले लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।